हाँ बेटे, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? बोलो, बताओ बेटे, क्या हाल चाल है? गुड सर। पारस ने कहा गुड। उत्कर्ष का क्या सीन है? ऑल गुड सर, ओके। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यस सर। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। सर डिस्क्लेमर क्या देना है? जो बच्चे इन क्लास को YouTube पे देख रहे हैं बेटे, मैं उनको बता दूं कि ये डेमो पर्पस पे YouTube पे डाली गई है। ये हमारी नवंबर 2021 के लिए रेगुलर क्लासेस हैं जो हम Zoom ऐप पे लाइव ले रहे हैं। अगर आप भी इन क्लासेस को देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी डिटेल लिखी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। आइए बेटे क्लास आगे शुरू करें। यस सर, आगे शुरू करो। मैं 1 मिनट में क्लास शुरू करता हूं। जस्ट आई एम स्टार्टिंग द क्लास इन 1 मिनट। हाँ बेटे, कल हम लोगों ने अकाउंट को क्लासिफाई करना शुरू किया था अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। कल तक हमारी क्या बात हो चुकी थी, पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। अरे सर वो तो पुराना 11th-12th में पढ़ा हुआ है। बेटे 11th-12th में पढ़ा हुआ है वो जरूर, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बता रहा हूं कि अभी भी जब मैं सीए फाउंडेशन या जब मैं इंटरमीडिएट की क्लास लेता हूं तो अक्सर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो जिनके डाउट, जिनके कंसेप्ट, जिनकी हिस्ट्री, जिनका आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी है उनका खानदान, उनको सीए फाउंडेशन में ही समझ लेना चाहिए था। लेकिन सीए फाउंडेशन में तो बनता है कि एटीट्यूड में बहुत सारी चीजों को स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और बाद में जब वही चीजें डिटेल में आपके इंटरमीडिएट या सीए फाइनल के अंदर आती हैं तब उस समय डाउट खड़े होते हैं। इसीलिए कोई भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो जल्दी से बेटे कल तक की क्लास की एक क्विक रिवीजन करेंगे। कल तक की क्लास में इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह निकल के आई थी कि यहां पर अकाउंट के जितने भी अकाउंटिंग आइटम है, अकाउंटिंग वेरिएबल्स हैं, उनको हम लोग कहेंगे अकाउंट्स। और जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी अकाउंटिंग करने के लिए, उनकी फर्दर अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले काम होगा आपके अकाउंट की क्लासिफिकेशन का। किस अकाउंट को आप किस कैटेगरी में डालेंगे। तो हमने कहा था कि ये जो क्लासिफिकेशन होगी ये 2 अलग अलग तरीके से होगी। ये जो क्लासिफिकेशन होगी ये 2 अलग अलग तरीके से होगी। क्लासिफिकेशन होगी कुछ इस तरीके से। हमने कहा था बेटे जितने भी अकाउंट्स होंगे हम उनको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों तरीके से क्लासिफाई करके देखा करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करनी है तो अकाउंट की 2 मेजर क्लासिफिकेशन होंगी। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करनी हो तो अकाउंट, अरे यार ये बड़ा सरदर्द है। हाँ, क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 2 मेजर क्लासिफिकेशन होगी। एक होंगे इसके अंदर पर्सनल अकाउंट और एक होंगे इसके अंदर इम्पर्सनल अकाउंट। उसके बाद पर्सनल अकाउंट की 3 सब कैटेगरी और बनेगी। पहली कैटेगरी होगी रियल पर्सनल अकाउंट या नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरे होंगे आपके लिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरे होंगे आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जिन नेचुरल पर्सन के साथ में, जो नेचुरल पर्सन्स हैं, जिन नेचुरल पर्सन के साथ में हम डेली बेसिस पर डील कर रहे हैं, जिनसे हम या तो गुड्स ले रहे हैं या हम अपने गुड्स बेच रहे हैं, जिनसे या तो हम सर्विसेज दे रहे हैं या जिनको हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिनसे हम कैश ले रहे हैं या जिनको हम कैश दे रहे हैं, ऐसे वो लोग जिनके साथ में हम डील कर रहे हैं नेचुरल बॉर्न पर्सन है, दे विल ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल राम, श्याम, मोहन, सोहन, जॉन और इस तरीके से जितने भी नाम है ये सब आएंगे आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कई बार बेटे हम डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं उन बिजनेस एंटिटीज के साथ में जिन बिजनेस एंटिटीज को या तो हम गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कैश ले रहे हैं। तो ये जितनी बिजनेस एंटिटीज के साथ में हमारी डील होती है उसको कहा जाता है बेटे यहां पर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
और तीसरा था यहां पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कुछ अकाउंट ऐसे भी होंगे जो किसी ना किसी एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन को या आर्टिफिशियल पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ऐसे अकाउंट को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर आगे की अकाउंटिंग करने के लिए ये पर्सनल अकाउंट की सब कैटेगरी जरूरी है क्या? नहीं बेटे, आगे की अकाउंटिंग करने के लिए ऐसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी अकाउंटिंग का जो मूल है, जो बिल्कुल निचोड़ है, जो आखिरी में जो चीज आती है वो आती है आपकी जर्नल एंट्री। और आपकी पूरी अकाउंटिंग कहीं ना कहीं हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है उस पर बेस्ड होगा। और एंट्री समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अकाउंट की प्रॉपर क्लासिफिकेशन समझें। अगर आप अकाउंट की प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं समझेंगे तो शायद आपके लिए एंट्री बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना और उनको बनाना और उसके बेसिस पर अकाउंटिंग करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है सर, ओके। इसीलिए बेटे यहां पर अकाउंट की प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी जरूरी है। दूसरे थे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट की दो सब कैटेगरी बनी थी, एक थी इसके अंदर रियल अकाउंट और एक थे इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट। फिर उसके बाद में हमने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट की क्लासिफिकेशन की थी। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट की 5 अलग अलग क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, उसके बाद रेवेन्यू, जिसको आप अभी तक इनकम कहा करते थे उसको सही मायनों में अब आज से आप रेवेन्यू कहना शुरू करेंगे। हां, जिसको आप अभी तक 11th और 12th के अंदर कॉमर्स पढ़ते समय इनकम कहा करते थे, अब आप उसको रेवेन्यू कहना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न अकाउंटिंग है और मॉडर्न अकाउंटिंग के अंदर अब इसको क्योंकि रेवेन्यू के नाम से पुकारा जाने लगा है, तो आगे की जब आप स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि ये चीज वहां पे इनकम के नाम पे ना लिखी हो, वो चीज वहां पे रेवेन्यू के नाम पे लिखी हो। इसलिए आज से अपनी आदत डालें कि आप भी इसको रेवेन्यू के नाम से पुकारेंगे। ठीक है सर, पुकारेंगे रेवेन्यू के नाम से, उसमें क्या दिक्कत है, पुकार लिया करेंगे। ओके, आप इसको रेवेन्यू के नाम से पुकारेंगे, इतनी बात हमारी हो गई थी। उसके बाद हमने डिटेल में डिस्कशन किया था नेचुरल पर्सन और नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में ये डिस्कशन हमारा हो चुका था। उसके बाद हम बात करते थे इस पे रियल अकाउंट पे। अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं तो जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, अब वो टेंजिबल एसेट्स भी हो सकती हैं, वो आपकी इनटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती हैं, जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, जो नाम पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी एसेट है, तो पहले चेक करो क्या वो एसेट आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट हो गई कि नहीं हो गई। सर हो गई तब तो छोड़ दो, लेकिन सर अगर मान लो एसेट अभी तक आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट नहीं हुई है, आपने उसको एज अ पर्सनल अकाउंट क्लासिफाई नहीं किया है, तो वो बची हुई सारी एसेट्स कहां पर आ जाएगी, आपकी रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कैश, कैश बैलेंस रियल अकाउंट, मशीन रियल अकाउंट, प्लांट रियल अकाउंट, लैंड रियल अकाउंट, बिल्डिंग रियल अकाउंट, बैंक, बैंक का क्या, बैंक आपकी एसेट है, लेकिन बैंक आपका एक रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, इसलिए अल्टीमेटली वो कहां पे चला गया, पर्सनल अकाउंट। तो बैंक आपकी एसेट होने के बाद भी क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी क्लासिफाई हो चुकी है, तो आप उसको रियल अकाउंट के अंदर लेके नहीं आएंगे। डेटर्स, अब डेटर्स भी आपकी एसेट है, लेकिन क्योंकि डेटर्स उन लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स है जिनसे हमको फ्यूचर में पैसे कलेक्ट करने हैं, तो डेटर्स कहां चले गए, आपके पर्सनल अकाउंट में काउंट हो गए, इसलिए अब वो आपके यहां पर काउंट नहीं होंगे, कहां पर, रियल अकाउंट के अंदर काउंट नहीं होंगे। आगे चलते हैं बेटे, रियल अकाउंट, तो जितनी एसेट्स हैं आपकी वो सारी की सारी एसेट्स किसके अंदर आ जाएंगी, रियल अकाउंट के अंदर आ जाएंगी, अगर वो पर्सनल अकाउंट में काउंट नहीं हुई होंगी तो। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं, जितने भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू के अकाउंट हैं, जितने भी आपके लॉसेस के अकाउंट हैं, जितने भी आपके गेन के अकाउंट हैं, ये सारे के सारे अकाउंट किसके अंदर आ जाएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। इसी के बाद हमारी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई थी बेटे इसी की मॉडर्न अप्रोच की, एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स जो एंटिटी के कंट्रोल में हो और जिससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हों। तो एसेट की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी तरह का कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए जो एंटिटी के कंट्रोल में होना चाहिए और जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद होनी चाहिए, तो इसको कहते थे हम लोग एसेट। दूसरा था लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आज अगर आपने फ्यूचर में किसी को भी कोई भी पैसा या सर्विस या गुड्स या किसी तरह की कोई वैल्यू डिलीवर करने का, वैल्यू देने का कमिटमेंट किया है, तो ये जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जिनकी फुलफिलमेंट या जिस प्रॉमिस की परफॉर्मेंस आपने फ्यूचर में करनी है, इसको कहते हैं हम लोग लायबिलिटी।
तीसरा बेटे कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल? मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। हमारे बिजनेस ने, बिजनेस के मालिकों ने, ओनर ने, भले ही वो किसी भी नाम से हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कह देते हैं ओनर, पार्टनरशिप के केस में वही ओनर कौन हो जाते हैं? पार्टनर्स। उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में कंपनियों का मालिक कौन? शेयर होल्डर। तो कंपनियों के मालिकों ने बिजनेस के अंदर अपनी पर्सनल एसेट से जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो होगी उनकी कैपिटल। तीसरा बेटे रेवेन्यू और चौथा एक्सपेंस। इसका डिस्कशन हमारे कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले टॉपिक के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। इस तरीके से बेटे हमने क्लासिफिकेशन की थी। उसके बाद हमने फर्दर क्लासिफिकेशन करना शुरू की थी। बहुत सारे आइटम मैंने आपके सामने रखे थे। इन आइटम के अंदर अब हमने खोद के देखना था कि कौन से आइटम पर्सनल अकाउंट है, कौन से आइटम रियल अकाउंट है और कौन से हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। कहां तक हो गया था? हाँ, ये वाला पॉइंट चल रहा था। लो बेटे, यहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। कहां तक? वेबसाइट्स तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आगे चलें? यस सर, आगे चलो। ऑडिट फीस, जल्द बेटे फटाफट आंसर देना शुरू करो। ऑडिट फीस पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट? बताओ बेटे बताओ, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। ऑडिट फीस नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। ऑडिट फीस का सर मतलब क्या होता है? जब अपनी अकाउंटिंग आप कर चुके होते हैं तो आप अपनी अकाउंटिंग को किसी एक इंडिपेंडेंट पर्सन से, आपके बाहर के किसी आदमी को आप बुलाते हैं, अपनी अकाउंट की बुक को रीचेक करवाते हैं, एग्जामाइन करवाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ हमारी अकाउंट की बुक में कोई गलतियां तो नहीं है। तो वो हमारी अकाउंट की बुक को चेक करता है, देखता है गलतियां हैं कि नहीं है, ठीक तरीके से अकाउंट्स की बुक मेंटेन हुई है कि नहीं, जो जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड हुए हैं उनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेंटेन किए गए हैं कि नहीं। तो ये जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन हमारी अकाउंट की बुक को एग्जामाइन करता है उसको कहते हैं हम लोग ऑडिटर, और उसके काम के लिए हम जो उसको फीस पे करते हैं उसको कहते हैं ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अगला खर्चा बेटे स्टेशनरी। स्टेशनरी भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट्स। नेक्स्ट है बेटे बैड डेट्स रिकवर्ड। बताओ बेटे बैड डेट्स रिकवर्ड की कैटेगरी क्या डालूं? बोलो बेटे फटाफट लिखो। बैड डेट्स की कैटेगरी ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मैंने क्लासिफाई करना है। जल्दी जल्दी आंसर दें बेटे, आपकी तरफ से आंसर आना बहुत जरूरी है। इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बैड डेट्स रिकवर्ड यानी जिनको आप पहले ही बैड डेट्स डिक्लेयर कर चुके थे, जिन डेटर्स को आप ये मान चुके थे कि ये पैसा डूब गया है, लेकिन बाद में बेटे प्रभु कृपा से अगर आपको वही पैसा रिकवर हो जाए तो उसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर। अब क्योंकि यहां पर आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपके लिए रेवेन्यू का आइटम है, इसलिए ये भी होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट। फिर है बेटे बिल्स रिसेवेबल। हाँ बताओ बेटे बिल्स रिसेवेबल। अच्छा, बिल्स रिसेवेबल भी शायद कल हम क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे अच्छा खासा। हाँ, पर्सनल और रियल। हाँ, नॉर्मली हम इसको पर्सनल अकाउंट मानेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन करते समय हमारे मॉड्यूल के अंदर भी इसको पर्सनल अकाउंट लिखा गया है, लेकिन जब हम वाकई में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करेंगे तब बिल्स रिसेवेबल की अकाउंटिंग अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के करना चाहते हैं, तब उसको रियल अकाउंट मानते हुए हम उसकी बेसिक अकाउंटिंग सीखेंगे। आगे चलते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी हमारा रेवेन्यू था। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस का अकाउंट है। हाँ, इसके पहले एक वर्ड आया था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे लिए एसेट थी, इसलिए इसको रियल अकाउंट कहा था। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग हमारे लिए एसेट थी, इसलिए हमने उसको रियल अकाउंट कहा था। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे लिए खर्चा है, इसलिए हम इसको नॉमिनल अकाउंट से पुकारेंगे। फिर उसके बाद है बेटे कमीशन। कमीशन भी आप या तो कमीशन किसी को पे कर रहे होंगे तो वो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो भी नॉमिनल अकाउंट। और अगर आप किसी से कमीशन रिसीव कर रहे होंगे तब उस कंडीशन में वो कमीशन आपको मिल रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू, तब भी वो आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है। हालांकि सर पता कैसे चलेगा कि कमीशन हमको मिल रहा है कि कमीशन हम दे रहे हैं? इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है, यहां पे लिखा है बेटे कमीशन अलाउड। कमीशन अलाउड का मतलब हम कमीशन पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंस है। यहीं पे लिखा होता कमीशन रिसीव्ड, इसका मतलब हम किसी और को अपनी सर्विसेज देके कमीशन के थ्रू इनकम कमा रहे हैं, तब वहां पे हो जाता वो हमारे लिए रेवेन्यू, तब भी कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट ही होती। आगे चलते हैं। लोन एंड एडवांसेस। बताओ बेटे लोन एंड एडवांसेस की कैटेगरी क्या होनी चाहिए? बोलो बेटे लोन एंड एडवांसेस की कैटेगरी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? मुझे इससे 3 क्लासिफिकेशन में आंसर चाहिए। पर्सनल अकाउंट बिल्कुल ठीक बात है बेटे। लोन एंड एडवांसेस, जब भी ये लिखा होता है बेटे लोन एंड एडवांसेस, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने किसी को लोन दिया है। हाँ, 2 अलग अलग वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से? एक तो वर्ड लिखा होगा सिर्फ लोन, या कई बार लिखा होता है लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, या तो कई बार लिखा होता है बेटे यहां पर लोन फ्रॉम रमेश, सुरेश, ऐसे करके कहीं लिखा होता है।
तो जब ये लिखा होता है ना सिर्फ लोन या लोन फ्रॉम, ऐसे अगर वर्ड होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने लोन लिया है, लोन रेज्ड, यानी हमने पैसे उधार लिए हैं। और अगर ये लोन रेज्ड है तो ये बन जाती है हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी होती है तो ये अल्टीमेटली कैटेगरी कौन सी बन जाती है, इसकी कैटेगरी बन जाती है फिर पर्सनल अकाउंट। लेकिन यहां पे वर्ड क्या लिखा है बेटे, ध्यान दे, लोन एंड एडवांसेस। जब भी बेटे लिखा आ जाए लोन एंड एडवांसेस, या तो वर्ड लिखा आ जाए लोन एडवांस्ड, लोन, जब भी वर्ड लिखा आ जाए लोन एडवांस्ड, तो ये हमेशा आपके लिए क्या होगा, आपके लिए एसेट होगी। सर ऐसा क्यों, एसेट क्यों? एसेट इसलिए होगी क्योंकि आपने किसी को लोन दिया है। जब भी बेटे लोन के साथ में एडवांस वर्ड जुड़ जाए तो समझ जाना ये लोन हमने लिया नहीं है, ये लोन हमने किसी को दिया है। हालांकि किसी ना किसी को तो ये लोन आपने दिया होगा, तो ये लोन भी उसी आदमी का अकाउंट है, उस आदमी को रिप्रेजेंट करता है जिस आदमी को हमने लोन दे रखा है, तो कैटेगरी इसकी अभी भी पर्सनल अकाउंट होगी। लेकिन कंफ्यूज मत होना बेटे, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लोन लिखा हुआ है या लोन फ्रॉम लिखा हुआ है, इसका मतलब लोन हमने लिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोन एडवांस्ड या क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोन एंड एडवांसेस, तो समझ जाए बेटे कि ये लोन एंड एडवांसेस, आपने लोन लिया नहीं है, आपने किसी को लोन दिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये शब्दों का हेरफेर जरूरी है कि हाँ बेटे, शब्दों का हेरफेर अक्सर आपको देखने को मिलेगा। और अकाउंट के पेपर के अंदर आपकी वोकैबुलरी, अकाउंट की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सॉलिड होना जरूरी है। आगे चलते हैं। अगला है बेटे एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है वो टैक्स, हाँ नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल सही बात है बेटे। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर हम अपना कोई गुड्स अपनी कंट्री से बाहर बेचने जा रहे हैं, तो इस गुड्स को बाहर बेचने के लिए भी हमें अपनी सरकार को कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी। आगे चलते बेटे, अगला आइटम अब लिखा है लोन फ्रॉम एसबीआई। बताओ बेटे, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देना शुरू करो, मैं नाम बोलूंगा, आपने पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट लिख देना है बस। बोलो, लोन फ्रॉम एफजीआई, पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है बेटे। यहां पे लिखा लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम का मतलब यह है कि हमने यहां पर लोन लिया है। तो अगर वैसे मैं देखूं और फर्दर क्लासिफिकेशन करूं तो लोन फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब हमने लोन लिया है, ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। आगे चलते, उसके बाद है बेटे वेजेस। बोलो, नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है बेटे, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट होगा। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग सीधी सीधी बात है, इट इज द विड्रॉल ऑफ एसेट फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। जब कोई एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस की एसेट को विड्रॉ करना शुरू करे, तब उसको कहते हैं हम लोग ड्राइंग। तो ड्राइंग भी, ड्राइंग इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ योर कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग भी एक ऐसा अकाउंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसकी भी कैटेगरी होगी पर्सनल अकाउंट। अगला आइटम है बेटे रेंट। रेंट है बेटे एक्सपेंस है, ये होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट। अगला आइटम है बेटे सैलरी। बताओ जल्दी, सैलरी का नेचर, क्लासिफिकेशन क्या? बोलो बेटे, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सैलरी? नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक, खर्चा है बेटे नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट, ये भी ठीक बात है बेटे। रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट होगा। अगला आइटम है बेटे इंश्योरेंस। बोलो बेटे, बोलो, इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए ये भी होगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है बेटे कैरेज आउटवर्ड। बोलो बेटे, कैरेज आउटवर्ड कौन सा अकाउंट? पारस ने कहा नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बेटे, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड भी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। सर कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या? हाँ, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड, तो कैरेज का मतलब हो गया बेटे भाड़ा। जो अपन एक सामान को जो फ्रेट के चार्जेस पे करते हैं ना, एक सामान को दूसरी जगह पे ले जाने लाने के लिए, उसको कहा जाता है कैरेज। लेकिन जब मैं कहता हूं कैरेज आउटवर्ड, तो इसका मतलब होता है कि ये कैरेज पे किया गया है ऑन सेल्स पे। हमने किसी को सामान बेचा है और सामान उसके घर तक पहुंचाने के लिए हमने कैरेज का एक्सपेंस पे किया है। तो कैरेज आउटवर्ड को आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज द कैरेज ऑन सेल्स। कई बार इसी की जगह आपको मिलेगा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन परचेस। जो सामान हमने खरीदा है उसको अपनी फैक्ट्री में लाने तक के लिए जो खर्चा होगा वो होगा कैरेज इनवर्ड। तो यहां पे याद रखें बेटे, कैरेज आउटवर्ड का मतलब है बेचे हुए सामान को अपने कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए ये आप किराया, भाड़ा या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटे कैरेज के बाद है इंटरेस्ट पेड। बताओ बेटे इंटरेस्ट पेड की कैटेगरी क्या? नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। बोलो बेटे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस की कैटेगरी क्या?
बोलो बेटे बोलो, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस नॉमिनल अकाउंट? बेटे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो हमने किसी से रेंट एडवांस में ले लिया है, और अगर आपने अपनी इनकम एडवांस में ले ली है तो यह होगी आपकी लायबिलिटी। और मैंने पहले भी कहा था कि सारी की सारी लायबिलिटी किसके अंदर कवर होती है? आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर। सर लेकिन ये पर्सनल अकाउंट कैसे होगा बताओ ना। हाँ, ये पर्सनल अकाउंट ऐसे होगा कि ये जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है ये अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। दैट इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटे ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे टेनेंट के अकाउंट को। हमने हमारे टेनेंट से, जिसको हमने अपनी बिल्डिंग, अपना प्रमाइस किराए पे दे रखा है, उससे रेंट के नाम पे एडवांस में पैसे ले लिए, तो फ्यूचर में या तो मुझे अपनी बिल्डिंग या प्रमाइस उसको दे के सर्विसेज देनी पड़ेंगी, और या तो उसको उसकी एडवांस रेंट के पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि हम फ्यूचर में उसको किसी ना किसी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी वैल्यू डिलीवर करें। तो इसीलिए ये रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपके टेनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि आपके टेनेंट को रिप्रेजेंट करता है इसलिए होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जनरली इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोल देते हैं। ठीक है सर। प्लांट एंड मशीनरी, बोलो बेटे प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है बेटे। एसेट है, टेंजिबल एसेट है, तो आपका रियल अकाउंट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट होगा, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपकी एसेट है, टेंजिबल एसेट है, दैट इज योर रियल अकाउंट। अगला है बेटे फर्नीचर, बताएं बेटे फर्नीचर, ये भी रियल अकाउंट है। एसेट टेंजिबल, बेटे सिर्फ उत्कर्ष के आंसर आ रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं बताएं बेटे बताएं, बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? सर फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारी रियल एसेट है, टेंजिबल एसेट है, ये भी रियल अकाउंट के अंदर आ जाना चाहिए। अगले आइटम, अगला आइटम बेटे फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जल्दी जल्दी बताओ बेटे क्या है? फिक्सचर एंड फिटिंग्स, बोलो बेटे बोलो। सर पारस ने कहा रियल अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। फिक्सचर एंड फिटिंग्स भी आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से, इसलिए रियल अकाउंट होगी। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल बेटे काम करो आप ना, इतना किया करो, पर्सनल अकाउंट के लिए पी लिख दिया करो, रियल अकाउंट के लिए आर लिख दिया करो, और नॉमिनल अकाउंट के लिए एन लिख दिया करो। इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा लंबा चौड़ा पूरा पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेफिनेटली कौन सी कैटेगरी होगी? नॉमिनल अकाउंट। अगला बेटे नो हाउ, नो हाउ की कैटेगरी क्या? सर ये नो हाउ होता क्या है पहले तो ये समझाओ। हाँ, नो हाउ क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो हाउ, तो नो हाउ का मतलब होता है बेटे प्रोडक्शन टेक्निक, प्रोडक्शन टेक्निक। हर एक बिजनेसमैन अपने गुड्स को बना के बेचने के लिए कोई ना कोई एक प्रोडक्शन मेथड यूज करता है, और कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना बड़ा एक आइडेंटिफाइड, बड़ा यूनिक और बड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए एक पूरी की पूरी डिफरेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होता है। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देखेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये विदेशों की दूसरी, सर लाइक कोको कोला ना, हाँ बेटे कोको कोला के केस में बेटे वहां पर नो हाउ नहीं है, कोको कोला के केस में पेटेंट वाला मामला है। मैं वही दोनों के बीच में डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं। सुनो, अभी हमारे इंडिया के अंदर जितनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी की बात करूं तो सीरम इंस्टीट्यूट है, SSI, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बेटे अमेरिका की ऑक्सफोर्ड वाली जो ब्रांच है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली, उनके साथ में कोविड की वैक्सीन डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। वैसे ही सिप्ला कंपनी ने किसी दूसरी वर्ल्ड की किसी दूसरी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि वो भी इंडिया के अंदर कोरोना की वैक्सीन का या कोरोना के जो इंजेक्शन है उसका प्रोडक्शन कर सकें। ऐसे इंडिया के अंदर एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी है ग्लैंड फार्मा। अब ग्लैंड फार्मा ने रशिया की उस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसने बेटे स्पुतनिक नाम की कोविड-19 का वैक्सीन बनाया। अब स्पुतनिक का कोविड-19 की वैक्सीनेशन की नॉर्मली एक ही डोज लगती है, जैसे अपन कहते हैं ना कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इनकी आपको 2 डोजेज लेने पड़ती हैं, लेकिन स्पुतनिक वैक्सीनेशन की सिर्फ एक ही डोज लेनी पड़ती है। अब होता क्या है कि जब ये कंपनियां उनके साथ में डील करती हैं, उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये इनके साथ में 2 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। पहली बात तो जो बेटे ग्लैंड फार्मा नाम की कंपनी ने स्पुतनिक नाम का वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो वो कंपनी इनको क्या क्या देगी? पहले तो वो कंपनी बेटे उस वैक्सीनेशन का फॉर्मूला इनको देगी
कि भाई ये पर्टिकुलर वैक्सीन बनाने का ये फॉर्मूला है, ये केमिकल लगेंगे, इतने इतने लगेंगे, इतने इतने टेम्परेचर पे इतनी इतनी देर की प्रोसेसिंग होगी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये केमिकल, ये इंग्रेडिएंट, फलाना इमका डिमका। तो ये पूरा का पूरा उनके साथ में पहले फॉर्मूला शेयर करते हैं दवाई का, ठीक है, कि इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी मेडिसिन बनेगी। तो उन्होंने बेटे क्या शेयर किया? सबसे पहले बेटे उन्होंने शेयर किया फॉर्मूला, और साथ में बेटे उस पर्टिकुलर मेडिसिन को बनाने के लिए पूरा का पूरा एक प्रोडक्शन जो सिस्टम है वो भी उनके साथ में शेयर किया जाता है। अब प्रोडक्शन सिस्टम क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको किसी भी मेडिसिन का मास प्रोडक्शन करना है तो उसकी अपने आप में बड़ी स्पेसिफाइड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है। टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा, ठंडा गर्म, ये केमिकल वो केमिकल, फला, बहुत सारे उसके अंदर लीगल, बहुत सारी उसके अंदर केमिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसीलिए हर एक मेडिसिन को बनाने के लिए उनकी जो कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस है उस प्रोडक्शन प्रोसेस की टेक्नोलॉजी को भी वो ट्रांसफर करते हैं। तो उन्होंने दो चीजें ट्रांसफर की, एक तो दवाई बनाने का फॉर्मूला भी दिया ताकि बेटे इंडिया की कंपनी दवाई का प्रोडक्शन कर सके, और साथ में पूरी की पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। और ये जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन फैसिलिटी की नॉलेज ट्रांसफर करते हैं ना, प्रोडक्शन नॉलेज, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन नॉलेज होती है इसको कहते हैं बेटे नो हाउ। तो सर ये जो फॉर्मूला होता है फिर उसको क्या कहते हैं? बेटे फॉर्मूले को कहते हैं हम लोग पेटेंट। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर कोई बोले कि मैंने पेटेंट रजिस्टर्ड करवाया, इसका मतलब उसने कोई नई चीज बनाई है, और उस नई चीज को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे, क्या लगेंगे, और वो नई चीज का अल्टीमेटली आउटपुट क्या होगा, वो होता है पेटेंट। लेकिन अगर उसी नई चीज को बनाने के लिए आपने कोई नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, आपने कोई नई प्रोडक्शन मेथड इन्वेंट की है, तो वो जो प्रोडक्शन मेथड होती है वो कहलाती है बेटे नो हाउ। तो इनके बीच में बेटे याद रखना, अगर लिखा है नो हाउ तो वो सीधे सीधे आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजी जिसको आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज करेंगे। सर ये टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट होती है? हाँ बेटे, सबसे ज्यादा अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी ग्लैंड फार्मा के साथ में हुआ ये, इन्होंने स्पुतनिक बनाने वाली कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और अभी तो बेटे सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। लगभग सितंबर अक्टूबर के एंड तक तो बेटे स्पुतनिक कंपनी इनको सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। जब इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी तो उस टेक्नोलॉजी के आधार पे पहले पूरी की पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप करेंगे। जब पूरी की पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप हो चुकी होगी उसके बाद में वो अपनी दवाई का फॉर्मूला ट्रांसफर करेंगे, यानी उसके पेटेंट को यूज करने का अधिकार, कॉपीराइट्स इनको ट्रांसफर करेंगे। तब जाके बेटे ग्लैंड फार्मा स्पुतनिक के इंजेक्शन या वैक्सीनेशन को बनाना शुरू करेगी। हां तो सर एक काम करते, फॉर्मूला सीधे सीधे ट्रांसफर कर लेते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम मेंटेन कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असल में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर सही तरीके से आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल नहीं किया तो बेटे दवाई फिर दवाई नहीं रहेगी, जहर बन जाएगी वो एक टाइम पे। इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी मैंने कहा नो हाउ तो समझ जाना बेटे ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैंने कहा बेटे पेटेंट, तो पेटेंट का मतलब होता है किसी भी तरह का फॉर्मूला कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा, दैट इज नोन एज पेटेंट। दोनों ही आपके लिए एसेट्स हैं, दोनों ही आपके लिए रियल अकाउंट है, और दोनों ही आपके लिए इनटेंजिबल एसेट्स हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो ना बेटे हाँ या ना, जल्दी बताओ तो फिर मैं आगे चलूं। पेटेंट और नो हाउ दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। तो चलो फिर आगे। नो हाउ भी बेटे हमारे लिए एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए इसकी कैटेगरी होनी चाहिए रियल अकाउंट। उसके बाद है बेटे डोनेशन में बेटे हमने समाज सेवा करने के लिए किसी को पैसे चंदे के नाम पे दे दिए होंगे। एन नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक है बेटे, डोनेशन है आपके लिए एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। अगला आइटम है स्टैम्प चार्जेस, बोलो बेटे एन मतलब नॉमिनल अकाउंट, ये भी चलेगा बेटे। एक्सपेंस है हॉर्स एंड कार्ड्स, बताएं बेटे बताएं हॉर्स एंड कार्ड्स की कैटेगरी क्या डालूं? बेटे आप एक चैप्टर में जहां जहां फंस सकते हैं मैं वहां से निकालने के लिए इतने बेसिक से आ रहा हूं। अदरवाइज बेटे इतना बेसिक तो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई नई बात तो है नहीं कि ये बेसिक आपने नहीं पढ़ रखा होगा।
11 12 के अंदर ये बेसिक आप पढ़ चुके हैं, ये मुझे ही पता है, और शायद आपको क्लास थोड़ी सी बोर भी लग रही होगी, लेकिन बेटे इस बोरिंग को बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस तरीके से काम कर रखा है ताकि क्लास थोड़ा स्पीड में चले तो थोड़ी सी बोरियत कम होगी और आपकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी तो थोड़ी सी बोरियत कम होगी। लेकिन अब कंसेप्ट तो डिस्कस करना है तो करना है, क्या करें बेटे, उसका तो कोई इलाज नहीं है। यस सर। हॉर्स एंड कार्ड्स, रियल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बेटे, ये भी आपकी एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स है, रियल अकाउंट। अगला आइटम है बेटे अक्रूड इनकम। बताओ बेटे अक्रूड इनकम सिर्फ क्या लिखना है, पर्सनल अकाउंट के लिए P, रियल अकाउंट के लिए R, नॉमिनल अकाउंट के लिए N। हां, पारस ने कहा बेटे रियल अकाउंट, और उत्कर्ष आपका क्या विचार बनता है, रियल अकाउंट, बिल्कुल गलत। अक्रूड इनकम है आपका पर्सनल अकाउंट, और कायदे से देखा जाए तो यह है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर ऐसा क्यों? अक्रूड इनकम का मतलब यह है कि यह आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है, आपने किसी को अपनी सर्विसेज दे दी, आपने किसी को गुड्स एंड सर्विसेज दे दी, लेकिन उससे जो आपको पैसे मिलने वाले हैं, उससे आपको फ्यूचर में जो पैसे रिकवर होने वाले, अभी तक आपको उससे पैसे रिकवर नहीं हुए, ये पैसे आपको फ्यूचर में मिलेंगे, इसीलिए कहा जाता है उसको अक्रूड। अक्रूड का मतलब ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड? अगर मैं आपसे लिखूं वर्ड, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ अक्रूड, तो अक्रूड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आपकी इनकम ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं है। सॉरी, अक्रूड इनकम कब आता है? बैंकों के अंदर आप एफडी बनाओ, अगर आप 3 साल के लिए एफडी बनाएंगे तो हर साल का इंटरेस्ट आपका ड्यू होता जाएगा। बैंक वाले कहेंगे हाँ भैया 1 साल तक आपका पैसा हमारे पास में एफडी के नाम पे था, तो 1 साल का इतना इंटरेस्ट हो गया, लेकिन क्या आपको 1 साल के आखिरी में इंटरेस्ट मिल जाता है क्या? नहीं, बैंक वाले आपको इंटरेस्ट पे नहीं करते। बैंक वाले कहते हैं कि 3 साल की एफडी बनाइए ना, 3 साल के बाद में आना, प्रिंसिपल के साथ में 3 साल का जितना टोटल इंटरेस्ट होता है, टोटल इंटरेस्ट के साथ में पूरा पैसा दे देंगे। तो 3 साल तक इंटरेस्ट का क्या हुआ? सर इंटरेस्ट ड्यू होता गया लेकिन हमको नहीं मिला, तो इंटरेस्ट हैज बिकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। तो सर मतलब आप कहना चाहते हो कि आप आउटस्टैंडिंग इनकम है? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो सर सीधे आउटस्टैंडिंग इनकम क्यों नहीं बोल देते? क्यों मतलब जबरदस्ती लाल लपेट में लपेट रहे उसको? नहीं, सुनो, जो एक आउटस्टैंडिंग वर्ड है वो जनरली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कानून है और ऐसा ही करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग वर्ड जनरली एक्सपेंसेस के साथ में यूज होता है और अक्रूड वर्ड जनरली आपकी इनकम के साथ में यूज होता है। ठीक, अगर मेरे कोई खर्चे आउटस्टैंडिंग है, खर्चे आउटस्टैंडिंग होने का मतलब मैंने बेनिफिट ले लिए, मैंने सर्विसेज ले ली लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, यानी एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए लेकिन अभी तक पे नहीं किया। वैसे ही अगर आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग हो जाए तो उसको कहा जाता है अक्रूड इनकम। जैसे अगर इंटरेस्ट की इनकम आउटस्टैंडिंग हो गई तो आप लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। रेंट की इनकम अगर आपकी आउटस्टैंडिंग हो गई, किसी को आपने मकान यूज करने के लिए दे दिया, मकान यूज करने के लिए दे दिया, सामने वाला आपका मकान यूज कर रहा है, आपका इंटरेस्ट 1 महीने का ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, तो फिर आप क्या बोलोगे? इसको अक्रूड रेंट। सिर्फ और सिर्फ ये 2 अलग अलग वर्ड इसीलिए हैं ताकि और बेहतर तरीके से बात को प्रेजेंट किया जा सके। आउटस्टैंडिंग लिखा मतलब शायद यहां पर बात इनकम की हो, सॉरी एक्सपेंस की हो रही होगी, ऐसा माना जाता है। हालांकि आजकल ये डिफरेंस खत्म होने लगा, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल अकाउंटिंग लिटरेचर के हिसाब से चलो तो आउट इनकम के आगे अगर इनकम ड्यू हो जाए लेकिन पे ना हो तो आउटस्टैंडिंग इनकम लिखना ज्यादा सही है। वैसे ही अगर इनकम आपकी ड्यू हो जाए लेकिन अभी तक रिसीव ना हो तो वहां पे अक्रूड इनकम लिखना ज्यादा सही है। तो अक्रूड इनकम का मतलब क्या निकला? अक्रूड इनकम का मतलब निकला इंटरेस्ट की यहां पर आपकी इनकम तो ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक आपको इनकम रिसीव नहीं हुई है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? अक्रूड इनकम उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिससे हम फ्यूचर में अपनी इनकम रिकवर करेंगे। तो ये होगा आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है इसलिए इसकी कैटेगरी पर्सनल अकाउंट बन जानी चाहिए। हाँ बेटे, अब बात समझ में आई? जल्दी बताओ बेटे, अक्रूड इनकम समझ में आया? उत्कर्ष ने कहा ओके सर। बाकियों को समझ में आया कि नहीं? चलो बाकी भी जवाब दे दो। अरे कुछ नहीं तो ऐसे एक आध अंगूठा दे दिया करो बेटे। आजकल तो जितना कभी भी अच्छा काम करो तो लोग अंगूठा दिखाते। पहले तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता था चढ़ा रहे हैं, अच्छा तूने मेरे को अंगूठा दिखाया, तू मेरे को चढ़ा रहा है, रुक तेरे को बताता हूं अभी। और आजकल तो अंगूठा ले बेटा, खुश हो जा। ओके, हाँ आगे चलते हैं बेटे। कंप्यूटर्स, बोलो बेटे कंप्यूटर्स का क्या? रियल अकाउंट। उत्कर्ष ने आंसर दिया रियल अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर आपकी टेंजिबल एसेट्स है तो ये होना चाहिए रियल अकाउंट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फटाफट जवाब दो बेटे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बिल्कुल सही जवाब है बेटे। बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल ठीक। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का मतलब है कि अगर हमारा कोई क्लब होगा तो हमने अपने मेंबर्स को, हमने लोगों को कहा होगा आओ हमारे क्लब की सर्विसेज ले लो, वो हमारे क्लब की सर्विसेज ले रहे हैं तो उनसे हम क्लब के मंथली चार्जेस के बदले में जो पैसे लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अगर आपको मिल रहा है तो ये भी आपके लिए एक रेवेन्यू आइटम है, और क्योंकि ये रेवेन्यू आइटम है तो इसकी कैटेगरी भी होगी नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद डेप्रिसिएशन, नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल ठीक बात है बेटे। जब भी आप अपनी एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं अकाउंट की बुक में, क्योंकि आप उन एसेट्स को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं और उसके कारण उसकी मार्केट वैल्यू भी गिर रही है, तो आप अपनी अकाउंट की बुक में भी उनकी वैल्यू को कम करते हैं। तो इस तरीके से अकाउंट की बुक में जो वैल्यू कम की जाती है उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ये आपके लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको कहेंगे हम नॉमिनल अकाउंट। आगे चलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। बोलो बेटे बोलो, फिक्स डिपॉजिट का क्या करना है? रियल अकाउंट, ठीक है। और बताओ। हाँ बेटे, पारस का आंसर आया है फिक्स डिपॉजिट के लिए रियल अकाउंट। उत्कर्ष का आंसर आया पर्सनल अकाउंट। अरे बेटे यहां पे तो कुल मिला के एक एम्बिग्यूटी। हाँ, फिक्स डिपॉजिट कायदे से बेटे, अगर उत्कर्ष आपने कहा पर्सनल अकाउंट तो ये सोच के कहा होगा पर्सनल अकाउंट कि सर ये फिक्स डिपॉजिट के पैसे तो हमने बैंक वालों को दे रखे हैं, और क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के पैसे हमने बैंक वालों को दिए हैं तो दिस मनी इज रिकवरेबल फ्रॉम बैंक। तो ये कुल मिला के उस बैंक को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने पैसे दिए हैं, बैंक्स आर रिसीवर, इसीलिए ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। लेकिन फिक्स डिपॉजिट के केस में आप याद रखें, आपका और बैंक वालों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बैंक वाले आपके साथ में कमिटमेंट करते हैं कि 3 साल बाद 5 साल बाद आना, तो आपको प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट के साथ में प्रिंसिपल और पूरा का पूरा रकम आपको पे कर दी जाएगी। तो ये जो एफडी का जो सर्टिफिकेट होता है ना बेटे, असल में सर्टिफिकेट ही आपको बैंक से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पैसे लेने के अधिकार दिलाता है, और इसी सर्टिफिकेट को हम कहते हैं एफडी सर्टिफिकेट। तो इसीलिए बेटे एफडी को यहां पर एक इनटेंजिबल एसेट माना जाता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट आपके बैंक के अगेंस्ट में पावर को रिप्रेजेंट करती है। यू आर हैविंग द राइट अगेंस्ट बैंक टू रिकवर दिस मनी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन फ्यूचर, सो इट रिप्रेजेंट्स द पावर अगेंस्ट बैंक। इसलिए इसको यहां पर रियल अकाउंट या इनटेंजिबल एसेट मानते हुए रियल अकाउंट क्लासिफाई करना ज्यादा सही है। ठीक सर, लेकिन बैंक में अगर हम जब कोई पैसे जमा करवाते हैं तब तो आपने कहा था सर वो पर्सनल अकाउंट है, अभी एफडी के नाम पे पैसे जमा करवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं सर ये रियल अकाउंट है, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, बैंक में आप जो रेगुलर बेसिस पर पैसे जमा करवाते हैं, आप दे रहे हैं, फिर निकाल लिया, फिर जमा किया, फिर निकाल लिया, फिर जमा किया, फिर निकाल लिया, तो आप बेटे बैंक वालों के साथ में रिकरिंग नेचर पे डेली बेसिस पर पैसे देना लेना कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा था वहां पे कई, जब आप पैसे देंगे तो बैंक वाले रिसीवर हैं, जब आप पैसे लेंगे तो बैंक वाले गिवर हैं। तो जब आप अपने एक करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवाते या निकालते हैं तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की कैटेगरी क्या बन जाती है आपके लिए? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी बन जाती है। लेकिन जब आप फिक्स्ड एसेट या जब आप अपनी एफडी बनाते हैं तो क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये एफडी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ आपको बैंक के अगेंस्ट में एक पावर देती है, बैंक के अगेंस्ट में एक राइट्स देती है कि आप जब चाहें अपने पैसे जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म हो जाने के बाद आप इन पैसों को वहां से विड्रॉ कर सकते हो। इसलिए एफडी को इनटेंजिबल एसेट माना जाता है और इसको आप रियल अकाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बेटे बहुत से आइटम के बारे में कंफ्यूजन होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से देखूं तो उसकी क्लासिफिकेशन कुछ अलग दिखाई देती है, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखूं तो क्लासिफिकेशन अलग दिखाई देती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच बनी थी 1497 में। कल मैंने बेटे आपको एक बाबा जी की फोटो दिखाई थी, बाबा जी का नाम था ल्यूकास पासियोली, और 1497 में पूरे इटली में घूम घूम के उन्होंने डबल एंट्री के बुक कीपिंग सिस्टम के लिए उन्होंने अपनी अकाउंट की बुक के अंदर लिखा। अब 1497 के अंदर जो चीजें प्रचलन में नहीं थी, जो चीजें बिजनेस के अंदर यूज नहीं होती थी, उनकी तो उस समय कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुई। अब जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता गया, बिजनेस ग्रो होता गया, बहुत सारी नई चीजें आ गई। तुम्हें क्या लगता है 1497 में कोई एफडी बनाता होता क्या बैंकों में? बोलो ना बेटे, क्या 1497 में कोई आदमी बैंक के अंदर जाके एफडी बनाता था? बैंक के अंदर एफडी बना के क्या बैंकों के पास में कोई पैसे जमा करवाता था क्या? तो उस समय तो बैंक एफडी थी नहीं। अब उस समय बैंक एफडी नहीं थी तो लोगों ने सोचा भी नहीं कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। अब मॉडर्न अप्रोच में जैसे जैसे बैंकों का फैशन बढ़ा, अब सबको ऐसा लगने लगा कि भैया सेफ है कि बैंकों के अंदर एफडी बना दो, रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पैसा डूबेगा नहीं, कोई खतरा नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट एकदम सेफ रहेगा। जब लोगों के मन में विचार आने लगे तो लोगों ने एफडीआं बनाना शुरू करी। अब जब एफडी बनाई
तो अल्टीमेटली बेटे अब ये मॉडर्न बिजनेस की देन है कि बैंक वाले एफडी बनाते हैं और एक टाइम के बाद आपको पैसे पे कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ में। तो अब यहां पर अब किसी ने कहा एफडी क्या है, तो एफडी को हमने एसेट कहना शुरू कर दिया। अब जैसे हम एसेट कहते हैं तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो क्लासिफिकेशन एकदम ठीक है कि वो आपकी एसेट है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में कहां डालें? ट्रेडिशनल अप्रोच में आप कहते हो बैंक के साथ अगर कोई लेन देन होता है तो बैंक आपके लिए पर्सनल अकाउंट है, लेकिन जब एफडी के नाम पे बैंक के साथ आप लेन देन करते हैं तो फिर कहते हैं रियल अकाउंट है। तो यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच कभी कभी आपको परेशान कर सकती है, मैं इसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। और इसीलिए बेटे इंस्टीट्यूट किसी भी अकाउंट की क्या कैटेगरी होनी चाहिए, ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट, ऐसा सवाल पूछने से एग्जाम में डरती है। डरती इसलिए क्योंकि उनको ही मालूम है कि अगर हम 5 आइटम पूछेंगे तो 5 में से 4 आइटम तो ऐसे होंगे जिसमें इंस्टीट्यूट पर्सनल अकाउंट लिखेगा तो भी हमको सही आंसर देना है, अगर स्टूडेंट यहां पर रियल अकाउंट लिखेगा तो भी हमको सही आंसर देना है। तो क्योंकि कई 4 आइटम, 5 में से 4 आइटम ऐसे मिल जाएंगे जिसके बारे में हर किसी के मन में एक एम्बिग्यूटी है, हर किसी के मन में एक डाउट है कि एक कहता है कि पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, उसको उसके पर्सनल अकाउंट कहने के भी कई बड़े सॉलिड रीजन है, लेकिन एक कहता है ये रियल अकाउंट है, और जो रियल अकाउंट कह रहा है उसके पास भी उसके रियल अकाउंट कहने के सॉलिड रीजन है। तो इसीलिए बेटे यहां पर इंस्टीट्यूट ऐसे सवाल पूछने से बचता है। तो सर हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं बेटे ताकि हमें सब तरफ से पूरी तरह से अकाउंटिंग का नॉलेज हो, फिर जिस नॉलेज को हमने आगे जाके जहां जैसे यूज करना हो बाकी आगे कर सकें। ठीक, आगे चलते हैं। फिक्स डिपॉजिट के बाद बेटे अगले आइटम है ये फ्रेट। बताओ बेटे फ्रेट का क्या करना है, जल्दी जल्दी बोलो बेटे। नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल ठीक, एक्सपेंस है बेटे नॉमिनल अकाउंट। अगला बेटे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, बोलो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या करना है? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन सर ये होगा हमारे लिए एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट बेटे हमारे लिए खर्चा है, ये भी होगा हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए रेवेन्यू की है, इनकम की आइटम है, ये भी हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही क्लासिफाई होना चाहिए। उसके बाद है बेटे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, और अगर ये एक्सपेंस है तो ये हमारे लिए होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट। आगे चलते हैं बेड डेट्स, बेड डेट भी हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसकी कैटेगरी बनती है फिर नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद है बेटे यहां पर गैस एंड फ्यूल, गैस एंड फ्यूल भी हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसकी कैटेगरी भी बनती है नॉमिनल अकाउंट। सिर्फ बेटे पारस के आंसर आ रहे हैं, बाकी किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं। क्यों बेटे क्यों? आज हमारी क्लास में इस क्वेश्चन को लेकर इतनी बेरुखी क्यों है? मैं बेटे बार बार समझा रहा हूं आपको, आप जिन चैप्टर के अंदर बेरुखी दिखाएंगे उसी चैप्टर की वही नॉलेज जब आगे किसी बड़े चैप्टर में लगेगी तो बेटे ये नॉलेज बताएगी कि अच्छा क्लास में आपने मेरे लिए इतनी बेरुखी दिखाई थी, अब मैं बताती हूं कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है। हाँ बेटे इसलिए आंसर देते रहें। आगे चलते हैं, ठीक है सर। आगे गैस एंड फ्यूल, गैस एंड फ्यूल भी हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसकी कैटेगरी होगी बेटे नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रियल अकाउंट है, बिल्कुल सही बात है बेटे। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, और ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो ये होना चाहिए हमारे लिए रियल अकाउंट। अगला है बेटे रिपेयर, नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। अगला है बेटे इन्वेस्टमेंट, रियल अकाउंट है, बिल्कुल ठीक है। ये भी आपकी एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं तो ये आएंगे आपके रियल अकाउंट में। अगला है बेटे कैश इन हैंड, पर्सनल अकाउंट, अभी कहां गया पर्सनल अकाउंट? हाँ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड सर हमारी एसेट्स है तो ये भी रियल अकाउंट क्लासिफाई होंगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई ये लो रियल अकाउंट, एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, रियल अकाउंट। उसके बाद अगली आइटम है बेटे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का क्या करना है बेटे बताओ? सबने कहा सर ये हमारी एसेट है, टेंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलते हैं बेटे कमीशन रिसीव्ड, बोलो बेटे कमीशन रिसीव्ड का क्या करना है? नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। रिसीव्ड वर्ड लिखा है इसका मतलब कमीशन हमको मिला होगा, और कमीशन मिला है तो ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है। आगे चलते हैं इक्विपमेंट्स, बोलो बेटे बोलो इक्विपमेंट्स का क्या करना है? बताओ बेटे इक्विपमेंट्स का क्या करना है? सर रियल अकाउंट है, बिल्कुल ठीक बात है। इक्विपमेंट्स का मतलब होता है मशीनें, बड़ी बड़ी जो हैवी मशीनें होती हैं उनको कहा जाता है इक्विपमेंट्स। तो जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो होंगी आपकी टेंजिबल एसेट, तो इसकी कैटेगरी बनती है रियल अकाउंट। उसके बाद है बेटे पावर, पावर हमारे लिए एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट होगा, बिल्कुल ठीक बात है बेटे उत्कर्ष। आगे चलते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज, नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक।
लॉसेज हैं, ये हमारे बिजनेस के लॉसेज, और जितने भी टाइप के लॉसेज होंगे उन सारे लॉसेज को आप नॉमिनल अकाउंट मानेंगे। सर ऐसा क्यों? भाई लॉसेज कुल मिला के हैं तो आपके खर्चे, लेकिन ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे कोई भी फ्यूचर बेनिफिट एसोसिएटेड नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते इस खर्चे को करने के बाद मुझे फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलेगा, तो आप ये कहो कि भाई मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट बोलना शुरू कर दूं। इसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, इसलिए इसको आप हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। जनरल एक्सपेंसेस भी आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है बेटे। बैंक ओवरड्राफ्ट ये है ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द बैंक। आपने बेटे बैंक वालों से ऑब्लिगेशन ले रखी है कि हम फ्यूचर में आपको ये पेमेंट करेंगे, तो ये होगी बेटे आपके लिए पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है बेटे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस भी अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सर रिप्रेजेंटेटिव क्यों? क्योंकि बेटे ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वर्ड उस इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है जिस इंश्योरेंस कंपनी को हमने एडवांस में प्रीमियम पे कर रखा है। अब इससे रिलेटेड जो रिस्क कवर मुझे मिलनी है वो तो फ्यूचर में मिलेगी, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस वर्ड अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो उस इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है जिस इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे एडवांस में प्रीमियम के पैसे तो ले लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने सर्विसेज नहीं दिए। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है बेटे बिल्स पेएबल। बताओ बेटे बिल्स पेएबल की कैटेगरी क्या? अच्छा सबने लिख दिया पहले ही, पर्सनल अकाउंट। ओके, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कस्टमर है, ये हमारे लिए होगा पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद है टी फॉर कस्टमर। बेटे हमने अपने कस्टमर को बिठाल के चाय पिलाई है, नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक, एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आपके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली आप ये उन लोगों को, नॉमिनल अकाउंट नहीं बेटे, अगर मान लो आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए नहीं है, आपने शायद टी फॉर कस्टमर के लिए लिखा था, ठीक है। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उन एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनसे आपने बेनिफिट तो ले लिए हैं, जिनसे आपने काम तो करवा लिया, जिनकी आपने सर्विसेज तो ले ली है, लेकिन जिनका अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी उन एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है जिनसे हम सर्विसेज ले चुके हैं, लेकिन जिनको हम फ्यूचर में अमाउंट पे करने वाले हैं। ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। हाँ बेटे आगे चलेंगे। यस सर, चलो आगे फिर। हाँ बेटे, बीच में शायद इंटरनेट वगैरह को टूट गया था, इसलिए क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस आ गया था। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद बेटे अगला आइटम हमारा कैश एट बैंक। हमने बैंक में जो पैसे जमा किए हैं इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए? कैश एट बैंक, पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बेटे। हमने जो पैसे बैंक में जमा किए दैट रिप्रेजेंट्स एज अ पर्सनल अकाउंट, दैट इज द डीलिंग विद द बैंक। अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक वाले रिसीवर होंगे। अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं इसका मतलब बैंक वाले आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप असल में उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील कर रहे हैं जो आपको आपसे पैसे ले भी रहा है और आपके मांगने पर आपको आपके पैसे वापस भी कर रहा है। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, लेकिन कैटेगरी होगी इसकी भी पर्सनल अकाउंट। आवाज आ रही है बेटे आप तक? बोलो बेटे, आवाज आ रही है हाँ या ना? यस सर, चलो फिर आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन पेड, बताओ बेटे सब्सक्रिप्शन पेड में क्या डालना है? नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। हो सकता है कि हमने अपने बिजनेस के लिए किसी दूसरे बिजनेस के सब्सक्रिप्शन ले रखे हो,
हमने हो सकता है कि अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए, सेल्स के लिए या किसी दूसरी एक्टिविटी के लिए किसी दूसरे बिजनेस की कंसल्टेंसी ले रहे हो, तो वहां पर जो आप अपना प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो आप उनको चार्जेस पे कर रहे हैं, वो है आपके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये भी आपके लिए, अब इस बार आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए खर्चा बन जाएगा और ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो ये होना चाहिए आपके लिए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है सर। कैश एट बैंक, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सब्सक्रिप्शन पेड आपके लिए नॉमिनल अकाउंट होगा। लास्ट आइटम है बेटे सैलरी। बताओ जल्दी सैलरी का क्या करना है, जल्दी बताओ बेटे, बोलो 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 और जल्दी से बताओ। सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है सर, ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट। कुल मिला के बेटे लगभग बहुत बार रिपीट होने वाले लगभग 75 आइटम्स ऐसे हैं जिनको हमने प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करके देख लिया। तो अब मेरी एक उम्मीद है कि एक नॉर्मल एक सोच आपकी बन चुकी होगी कि किस तरीके से अकाउंट को पर्सनल, रियल और नॉमिनल की कैटेगरी में आपको क्लासिफाई करना चाहिए। बोलो बेटे ठीक बात है यहां तक, हाँ या ना? ट्रेडिशनल अप्रोच में किस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, कहां कहां आपको कंफ्यूजन आ सकता है, वो भी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सर इस कंफ्यूजन से निकलने का तरीका क्या है वो भी समझाता हूं बेटे। यहां तक बात समझ में आ गई, हाँ या ना? जल्दी बताओ बेटे। यस सर समझ में आ गई। तो ये लो वही क्वेश्चन दोबारा। सर एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों दे रहे हो सर? नहीं, मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं दे रहा बेटे। ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, वो तो हमने कर लिया, एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच से ही इन सारे आइटम को आपको रिक्लासिफाई करना है। सर ऐसा क्यों? हाँ सर मॉडर्न अप्रोच से क्या जरूरत है? सर ट्रेडिशनल अप्रोच से तो एंट्री बनी सकती है, उससे तो अकाउंटिंग हो सकती है। देन व्हाई वी आर डूइंग दिस फॉर द मॉडर्न अप्रोच? बेटे मॉडर्न अप्रोच से काम करने का एक प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ आइटम को जब हम क्लासिफाई करते थे तो उनकी क्लासिफिकेशन कई बार कंफ्यूजिंग हो जाती है। कोई कहता है कि यह पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, उसके अपने रीजन है, उनके अपने तर्क हैं जो एकदम सही है। कोई कहता है कि ये पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, कोई कहता है कि ये रियल अकाउंट होना चाहिए। दोनों के अपने अपने तर्क हैं जो कि दोनों सही है। तो ये कहीं ना कहीं चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती थी। अब क्योंकि ये सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो नई सोच बनी, द न्यू थॉट ऑफ स्कूल जो डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर देखेंगे इस तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच 5 चीजों के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। या तो वो आपका एसेट अकाउंट होगा, या तो लायबिलिटी का अकाउंट होगा, या तो कैपिटल का अकाउंट होगा, या तो रेवेन्यू का अकाउंट होगा, या तो वो एक्सपेंस का अकाउंट होगा। और ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को कहा जाता है फंडामेंटल प्रमाइस ऑफ अकाउंटिंग। पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन 5 चीजों पे टिकी पड़ी है। पूरी की पूरी अकाउंटिंग के 5 पिलर्स हैं और इसी के अंदर आपकी पूरी अकाउंटिंग की बिल्डिंग खड़ी होती है। सो दीज आर द 5 फाउंडेशन पिलर्स ऑफ द अकाउंटिंग, देयरफॉर इट इज नोन एज फंडामेंटल प्रमाइस ऑफ अकाउंटिंग। ये वो 5 चीजें हैं जिन पे आपकी पूरी अकाउंटिंग खड़ी होती है। तो अगर कोई चीज अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको परेशान करती है, कोई चीज अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से उसकी आप सही क्लासिफिकेशन सही तरीके से नहीं सोच पाते हैं, तो उन पर्टिकुलर आइटम के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच छोड़ो, मॉडर्न अप्रोच से सोचना शुरू कर दो। आपको कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। आगे भी सीए फाइनल तक भी जो जो टॉपिक आपके सामने आएंगे, उन सारे टॉपिक को समझने के लिए अगर आप मॉडर्न अप्रोच के थ्रू जाते हैं तो सारे टॉपिक आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएंगे और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मॉडर्न अप्रोच अपने आप में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ एक बात अलग है कि क्योंकि आपने 11th और 12th के अंदर सीए 11th और 12th के अंदर कॉमर्स पढ़ रखी है, 11th और 12th के अंदर अकाउंटिंग पढ़ रखी है, तो आज भी स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर 11th और 12th के स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच ही ज्यादा पढ़ाई जाती है। हर बार बेटे टीचर उसको कैश इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट, बिल्डिंग इज कमिंग इन, बिल्डिंग इज गोइंग आउट, फर्नीचर इज कमिंग इन, फर्नीचर इज गोइंग आउट, फिर ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये हमारी इनकम है, ये आदमी राम इज रिसीवर, श्याम इज गिवर। ये असल में अभी भी स्कूलों के अंदर जो ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर इतना ज्यादा इंसिस्ट किया जाता है जर्नल एंट्री सिखाने के लिए, ये असल में, और नाम भी दे दिया गया इसको गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री। अब बेटे कहीं से कोई गोल्डन शब्दों में तो लिखे नहीं थे। हाँ ये बात अलग है कि आज भी ये उतने ही सही है जितना आज से 500-600 साल पहले हुआ करते थे। मैं इनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन अब क्योंकि सोच बदली है, लेकिन अभी तक हमारी बेसिक एजुकेशन के अंदर ये नई सोच नहीं आई है।
इसलिए स्टूडेंट आज भी ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर ज्यादा इंसिस्ट करता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सीए पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से ज्यादा आपको मॉडर्न अप्रोच पे इंसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आगे अब जो अकाउंटिंग होने लगी और अकाउंटिंग के अंदर जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको अगर मॉडर्न अप्रोच की तरफ से देखा जाए, मॉडर्न अप्रोच की तरफ से समझने की कोशिश की जाए तो उनके अंदर चीजें जल्दी समझ में आती है, कंफ्यूजन नहीं होता। इसीलिए इन सारे आइटम की एक बार हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन करेंगे। जल्दी से फटाफट आपने आंसर देना, बात को खत्म कर देना है, ठीक। मॉडर्न अप्रोच में आपको सिर्फ 5 चीजें बतानी है। सर क्या 5 चीजें बतानी है? या तो आपके एसेट का अकाउंट होगा तो आप लिखेंगे बेटे वहां पर ए, या तो आपके लायबिलिटी का आंसर होगा तो लिखेंगे एल, या तो वो आपके कैपिटल का अकाउंट होगा तो आप लिखेंगे सी, या तो आपके रेवेन्यू का अकाउंट होगा तो आप लिखेंगे आर, और या तो फिर आपके रेवेन्यू के बाद क्या था यार, रेवेन्यू मतलब या तो वो आपकी इनकम रेवेन्यू का आइटम होगा या तो वो आपके एक्सपेंस का आइटम होगा, तो उसके लिए लिखेंगे आप ई। इतना ठीक? यस सर, ई लिख देंगे। तो आपको इन 5 कैटेगरी में ही सारी चीजों को दोबारा बांट के बताना है, ठीक है सर? बता देंगे बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत थोड़े ना। हाँ, इन 5 चीजों के अंदर इन्हीं सबको फिर दोबारा बांट के दिखाएंगे। शुरू करते हैं। कैपिटल, बोलो बेटे क्या लिख दूं इसके आगे? सी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्लासिफिकेशन करूं तो कैपिटल का अकाउंट क्या नेचर क्या होगा? कैपिटल ही होगा। दूसरा परचेसेस, परचेसेस एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक। अगला है सेल्स, रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक। अगला है एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। सन्ड्री ट्रेड चार्जेस, एक्सपेंस। मिसलेनियस रिसिप्ट, रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। उसके बाद है बेटे चैरिटी, एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फिटिंग, एसेट, बिल्कुल ठीक। उसके बाद है बेटे अगला आइटम ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक। सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स, बिल्कुल ठीक। गुडविल, एसेट, बिल्कुल ठीक। सॉफ्टवेयर, एसेट्स, बिल्कुल ठीक। वेबसाइट्स, एसेट, बिल्कुल ठीक। अगला है बेटे स्टेशनरी, ऑडिट फीस, सॉरी, एसेट, एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है। अगली आइटम है बेटे यहां पर स्टेशनरी, एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड, रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, एसेट, बिल्कुल ठीक। याद है बेटे बिल्स रिसीवेबल में अच्छा खासा कंफ्यूजन आया था, हाँ, लेकिन यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एवरीबॉडी नोज कि इस बिल के अगेंस्ट में आपको फ्यूचर में पेमेंट मिलने वाली है, तो ये आपके लिए एसेट होगी, मैटर है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद अगला आइटम है बेटे, अगला आइटम क्या? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक। अगला है बेटे कमीशन अलाउड, एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। अगली आइटम है लोन एंड एडवांसेस, एसेट, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटे, क्या बात है। अगला है बेटे एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक, क्या बात है। ये हुई ना बात बेटे, अब आया ना मजा जरा क्लास में। लोन फ्रॉम एसबीआई, लायबिलिटी, करेक्ट। वेजेस, एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग बेटे कैपिटल की आइटम है, याद करो। याद आया बेटे, जब एक प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल एसेट से बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको आपने कहा था कैपिटल, और जब वही प्रोप्राइटर बिजनेस का वही मालिक बिजनेस की एसेट्स को अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करना शुरू करेगा तो उसको कहते थे हम लोग ड्राइंग। तो ड्राइंग किसकी आइटम है बेटे? मोटे मोटे तौर से कैपिटल की आइटम है। सोचो ना बेटे, एक बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टमेंट के समय
ये जो कैपिटल है, कैपिटल ये इन्वेस्टमेंट के समय उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, लेकिन जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल पैसे के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी एसेट को विड्रॉ करता है तो इससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है, उससे उसका जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो ड्राइंग आपके लिए कैपिटल से रिलेटेड एक आइटम है, इसलिए ड्राइंग की कैटेगरी हमेशा क्या होगी, कैपिटल ही होगी। बस दोनों में अंतर इतना है कि जब भी कैपिटल होगा माना ही जाएगा कि बिजनेसमैन ने नया इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जब मैं कहूंगा ड्राइंग तो ड्राइंग सुनते से आप मान लेंगे कि बिजनेसमैन ने कुछ पैसे अपने घर लेके गया है। ठीक है, तो ड्राइंग भी किसकी आइटम है बेटे, कैपिटल की आइटम होगी। आगे चलते हैं, अगली आइटम है ड्राइंग के बाद रेंट एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। रेंट के बाद है बेटे सैलरी एक्सपेंस, सही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू, करेक्ट। उसके बाद है इंश्योरेंस एक्सपेंस, करेक्ट। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस, करेक्ट। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, बहुत सही बेटे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी, बिल्कुल सही बात है बेटे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट। आगे चलते हैं, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट, बैंक चार्जेस एक्सपेंस, नो हाउ एसेट, डोनेशन एक्सपेंस, स्टैम्प चार्जेस एक्सपेंस, हॉर्स एंड कार्ड्स एसेट, अक्रूड इनकम एसेट, कंप्यूटर्स एसेट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट। अगले आइटम फ्रेट एक्सपेंस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस, गैस एंड फ्यूल एक्सपेंस, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एसेट, रिपेयर्स एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट, मोटरसाइकिल एसेट, कमीशन रिसीव्ड। अच्छा, एक मिनट, क्या पारस ने बेटे क्यों लिखा है, क्यों पारस कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? पारस आपने मैसेज में क्यों लिखा था, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? अच्छा मिसटाइप था, ओके फिर कोई दिक्कत नहीं, क्यू के बाजू में क्या रहता है, ओके। अच्छा एसेट की जगह एक ही जगह क्यू दब गया। अच्छा चलो आगे। अगली आइटम है मोटरसाइकिल एसेट, कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली आइटम इक्विपमेंट्स एसेट्स, पावर एक्सपेंस, फाइन्स एंड पेनल्टीज एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, टी फॉर कस्टमर्स एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, कैश एट बैंक एसेट, सब्सक्रिप्शन पेड
एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। चलो बेटे, जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपने सीखनी थी, प्रॉपर क्लासिफिकेशन सीख ली सर। प्रॉपर क्लासिफिकेशन सीखने के बाद अब अगला काम क्या करना है? क्लासिफिकेशन सीखने के बाद बेटे अब जो हमारा अगला काम होगा, वो अगला काम होगा हमारा किस तरीके से किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को या उस बिजनेस इवेंट को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाए। तो अब जो हमने सीखना है वो सीखना है हाउ टू रिकॉर्ड एनी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की बुक में कैसे किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करें। अकाउंट की बुक में जब भी किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है तो जिस फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहते हैं जर्नल एंट्री। रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग, और जिस अकाउंट की बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक है, या सिंप्लिसिटी में इसको कहते हैं जनरल। जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपने अकाउंटिंग के लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन की होगी, हो सकता है ऐसी कोई आपने एक रजिस्टर या नोटबुक मेंटेन की हो, इसमें सिर्फ आप अपने अकाउंटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे ही लॉ पढ़ते समय आपने कोई डिफरेंट नोटबुक मेंटेन कर ली हो तो आप बेटे उस डिफरेंट नोटबुक के अंदर लॉ के पूरे क्वेश्चन को या जो भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखना हो तो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक मेंटेन करते हैं। वैसे अकाउंट में भी अलग अलग स्टेप्स की अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग बुक्स को मेंटेन किया जाता है। उनको कहा जाता है कंबाइंडली जितनी बुक्स हम अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं उनको कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में वो अकाउंट की किताब, वो अकाउंट की बुक जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करने वाले हैं उसको कहा जाता है बेटे यहां पर उसको कहा जाता है जर्नल प्रॉपर, या नॉर्मली उसको कह देते हैं हम लोग जर्नल। तो वो बुक, वो अकाउंट की किताब जिसके अंदर आप यहां पर अच्छा रुको, अरे मैं तो भूल ही गया था बेटे, आपको जो नोट्स मिले होंगे इतना क्लासिफिकेशन करने के बाद अब आपका जो एक क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में एक होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के क्वेश्चन नंबर 1 को अब आप सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो जल्दी से बेटे होमवर्क लिख लें। वहां पे लिखें बेटे असाइनमेंट के क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 या प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, या सॉरी नोट्स में नहीं है। ये जो बुक आपको आई होगी बेटे मेरी, ये जो बुक आपको आई है इस बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस एग्जाम्पल नंबर 1 को अब आप सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन भी है वहां पर, आंसर भी है वहां पर, तो ये आपके लिए होमवर्क का हिस्सा होगा। बोलो बेटे बात ठीक है, हाँ या ना? जल्दी बोलो बेटे, यस और नो ही तो लिखना, वाई और एन ही तो लिखना। अपन तो इतना शॉर्टकट में चले गए बेटे, अब तो यस के लिए वाई लिखना है, नो के लिए एन लिखना है। यस सर, ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, तो बेटे अब यहां पे बात आती है डेबिट और क्रेडिट की। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो अगला हमारा जो टॉपिक है, मैंने कहा था हमें सीखना है बेटे यहां पर कि किस तरीके के बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाए। तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला वर्ड कौन सा है? पहले तो वो अकाउंट की बुक जिसमें आप किसी भी ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करने वाले हैं या रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसकी सेपरेट बुक मेंटेन होगी, जिसको हमने कहा था जर्नल। किसी भी किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या एक इवेंट को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। और फाइनली हम जब किसी ट्रांजैक्शन को अकाउंट की बुक में पहली बार, सर अकाउंटिंग इक्वेशन वर लेफ्ट, नहीं बेटे लेफ्ट नहीं है, मुझे याद है, बस मुझे ऐसा है कि अपना ये जो जर्नल एंट्री वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा एक बार कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि एक बार अगर ये कंटिन्यूटी में आ जाए तो बीच में जिस दिन जर्नल एंट्री के अंदर मुझे कम समझाना होगा उस दिन मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को कंप्लीट कर लूंगा यहां पर। ठीक है, मुझे याद है, बिल्कुल याद है, अकाउंटिंग इक्वेशन छोड़ा नहीं जा सकता बेटे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, इसलिए इसको कंप्लीट करूंगा मैं। ठीक है, ओके सर, आगे चलते हैं। तो बेटे यहां पर जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को पहली बार अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो उस फाइनली जो आप जिस तरीके से, जिस मैनर में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसको कहा जाता है जर्नल एंट्री। तो यहां पर 3 वर्ड है, एक है जर्नल, जर्नल का मतलब है बुक, दूसरा वर्ड है बेटे प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, उसको कहते हैं जनरलाइजिंग, और फाइनली आपने जो ट्रांजैक्शन को लिखा है वो आपके लिए कहलाएगी जर्नल एंट्री। तो अब मेरा अगला काम है बेटे जर्नल एंट्री बनाने का। अब जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाए?
तो जर्नल एंट्री हमेशा डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में बनाई जाती है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ रखा था, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ल्यूका पासियोली साहब ने भी कहा था कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या कोई भी बिजनेस इवेंट हो, इसके कहीं ना कहीं ड्यूअल साइडेड इफेक्ट होना चाहिए, डबल इफेक्ट होना चाहिए। किसी भी ट्रांजैक्शन का एक होगा डेबिट इफेक्ट, तो उसका एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इफेक्ट होना कंपलसरी है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई क्रेडिट इफेक्ट है तो उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट इफेक्ट होना भी कंपलसरी है। एवरी डेबिट विल हैव इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एज वेल एज एवरी क्रेडिट विल हैव इट्स करस्पॉन्डिंग डेबिट। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या इवेंट का डेबिट इफेक्ट कहां है और इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां है। तो किस तरीके से किसी भी ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट ढूंढे जाते हैं, कैसे उनको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद किस तरीके से उसको अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्री। तो इस तरीके से हमारा काम होगा। सर इसके बारे में बातें कब सीखेंगे? इसके बारे में हमारी जो भी बातें होंगी अब हमारी कल होंगी। कल के अंदर बेटे हम यहां पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे। किन किन रूल्स या किन किन प्रिंसिपल के आधार पर कैसे हम किस चीज को डेबिट करते हैं, किस चीज को क्रेडिट करते हैं, और उसके साथ साथ उन रूल्स को प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसकी बातें भी हम करेंगे। ठीक, आज की क्लास को बेटे हम यहीं पर पैकअप करते हैं। बाकी की जो बातें होंगी अब हमारी कल से होंगी। यहां तक क्लियर है बेटे? बोलो हाँ या ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना था आप सभी को। अगर आपके कोई सीनियर हैं, अगर आपके कोई बड़े हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स और कलीग्स ऐसे हैं जो अभी जून 2021 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखने वाले हैं, उनके लिए 2 जून से एक नई बैच शुरू हो रही है। 9 डेज का एक क्रैश कोर्स होगा, क्रैश बैच होगी बेटे। ये 9 डेज की क्रैश बैच को हमने नाम दे रखा सुपरसोनिक बैच। तो जून 2021 में जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखने वाले हैं, अगर ऐसे कोई दोस्त हैं, कलीग्स हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई 2 जून से सुपरसोनिक बैच शुरू हो रही है। 9 दिन के अंदर बेटे लगभग 80 to 90 मार्क्स का सिलेबस हम कवर करेंगे। ठीक, हाँ बस यही एक इंफॉर्मेशन थी। ओके सर, बाय बाय। अरे बेटे बाय बोलो, वैसा बोलो सर, बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। और उम्मीद है बेटे सुपरसोनिक बैच की आप अपने फ्रेंड्स के, कलीग्स के साथ में इन सब बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप बेटे उनकी मदद करेंगे तो कल वो आपकी मदद करेंगे। अपनी नॉलेज आप उनके साथ में शेयर करेंगे तो वो भी अपनी नॉलेज आपके साथ में शेयर करेंगे। हो सकता है कि बेटे आपकी कोई बात मान के अगर इन बैचेस को कोई ज्वाइन करता है तो शायद उसका कुछ भला हो जाए। ठीक है, चलो बाय बाय।